भारत अखंड है अपना, न खंड खंड में बांटो। भारत अखंड है अपना, न खंड खंड में बांटो। हम सब हैं भारतवासी, न जाति धर्म में बांटो। ना ही सिख हिंदू मुसलमान बनो तुम, भीमराव जैसा महान बनो तुम। ना ही सिख हिंदू मुसलमान बनो तुम, भीमराव जैसा महान बनो तुम। भीमराव जैसा महान बनो तुम। वह उनकी पत्नी प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले जी को नमन करती हूँ। वह फातिमा बेग जी को नमन करती हूँ। वह जल जंगल जमीन को बचाने वाले बिरसा मुंडा जी व बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को मैं तहे दिल से नमन करती हूँ। और इस मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि माननीय कांशीराम सहगल जी, जिला प्रभारी बसपा एवं पूर्व मंडी अध्यक्ष श्योपुर, जिला प्रभारी बसपा माननीय मनकुल कन्नौजिया जी व राजवीर राय जी व कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला श्योपुर बसपा के अध्यक्ष माननीय मिश्र लाल बैरवा जी व मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों को मैं जय भीम करती हूँ। और आज बाबा साहेब के 132वें जन्मदिन पर भाग लेने आए सभी साथियों को मेरा हाथ जोड़कर जय भीम स्वीकार करें। बाबा साहेब के बारे में दो पंक्तियों से शुरुआत करना चाहूंगी कि सदियों में आता है कोई ऐसा दीवाना, कि सदियों में आता है कोई ऐसा दीवाना जो बदल कर रख देता है बिगड़े हुए दस्तूर जमाना। मैं बाबा साहेब के उन पहलुओं पर बात करूंगी जो आज भी लोगों को नहीं बताए जाते हैं, जो सिर्फ किताबों में ही दबकर रह गए हैं। इसके लिए मुझे थोड़ा अधिक समय चाहिए। वैसे ही महिला वक्ता मैं अकेली ही हूँ, तो इतने पुरुषों के मुकाबले में एक महिला को बोलने का थोड़ा अधिक समय तो मिलना ही चाहिए, तभी समानता होगी। सबसे पहले राजनीतिक पहलू पर बात करूँ तो बाबा साहेब ने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, जो मजदूरों, किसानों और दलितों का सीधे प्रतिनिधित्व कर सके। 1937 में बम्बई विधानसभा के चुनाव में कुछ सफलता मिली। फिर 1946 में उसका नाम परिवर्तित करते हुए शेड्यूल कास्ट फेडरेशन रखा गया। फिर चुनाव 1952 में कांग्रेस की अनैतिक नीति के कारण कोई समर्थन नहीं मिला। उदाहरण के तौर पर अंबेडकर प्रबुद्ध भारत की ओर किताब में गेल ऑम्बेड पेज नंबर 106 पर लिखती है कि नागपुर चुनाव कार्यकर्ता बसंत मुन्नी ने बताया कि दलित मतदान बूथों को हिंदी जाति वार्ड में लगाया गया था, जहां उनका जाना निषेध है। इसीलिए कांग्रेस ने कभी भी दलित मतदान बूथों को सपोर्ट नहीं किया। इसीलिए आज वो पार्टी अपने पतन की ओर है। इसीलिए हमको संगठित होकर राजनीति करने की जरूरत है। बाद में यह पार्टी 30 सितंबर 1956 को HCF से रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया बनी। 1957 मिशन के पहले अध्यक्ष N शिवराज बने। फिर 6 लोकसभा सीटें जीती। बाद में बाबा साहेब की मृत्यु के बाद फिर उनके विजन दलितों का उद्धार को उच्च स्तर पर पहुंचाने के लिए कांशीराम साहब ने BSP का गठन किया। DS4 बामसेव जैसे संगठन को खड़ा किया और दलितों में एकता जागृत करने की कोशिश की। बहुजन समाज पार्टी ने ही हमारे लोगों को सपने दिए हैं, जैसे हमको बहन मायावती जी के द्वारा पूरा करना है। इसलिए हमें BSP के साथ मिलकर ही रणनीति बनाकर संसद तक पहुंचना है। मीडिया पर बात करूंगी तो बाबा साहेब ने संविधान में मीडिया को अनुच्छेद 29 के तहत अभिव्यक्ति की आजादी दी, उनको जनता की आवाज दी। लेकिन वर्तमान में भारतीय मीडिया ने आज बहुजन समाज के खिलाफ भी सूचना
इंफॉर्मेशन वार को काउंटर इंफॉर्मेशन वार भी कहते हैं। हमें अपने समाज को मीडिया की हकीकत बतानी होगी। यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया, सिनेमा और अखबार ऐसी सामग्रियों की भरमार है जो हम पर झूठे खबरें फैलाती जा रही है, जो हमारी छवि को खराब कर रही है। ऐसे सैकड़ों तथाकथित फर्जी वीडियो मौजूद है जहां से हमें भारतीय संविधान के माध्यम से महिलाओं को समस्त अधिकार प्राप्त हुए, जिसके कारण बाबा साहेब ने त्याग पत्र भी दिया। और त्याग पत्र देते हुए बाबा साहेब ने कहा कि ये गोबर के ढेर पर महल को खड़ा करने जैसा है। गोबर के ढेर से उनका तात्पर्य बड़ा श्रम धर्म से उपजी सामाजिक विरासत से है। इसके विपरीत उनका संघर्ष समानता तथा भ्रातृत्व के लिए रहा। ये लड़ाई अभी भी जारी है। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि अगर भारतीय इतिहास में आज तक महिलाओं के लिए किसी ने सबसे ज्यादा काम किया है तो वो सिर्फ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ही है। बाबा साहेब कहते हैं कि मैं किसी समुदाय की प्रगति उस समुदाय की महिलाओं की प्रगति के आधार पर मापता हूँ। Measure the progress of a community of a degree of progress which women have achieved. अंबेडकर प्रबुद्ध भारत की ओर किताब के पेज नंबर 115 में गेल ओम्बेट लिखती हैं कि आज वर्तमान में जो केंद्र व राज्य शासक पार्टी बीजेपी, जो पहले जनसंघ के नाम से जानी जाती थी, उन्होंने ही सबसे ज्यादा महिलाओं के अधिकारों का विरोध किया है। महिलाओं के संबंध में हिंदू कोर्ट बिल का विरोध किया था और विरोध करते हुए श्याम प्रकाश मुखर्जी ने धमकी भी दी कि यदि विधेयक पारित किया तो इससे तूफान खड़ा हो जाएगा। मेरा बताने का मतलब सिर्फ ये है कि जो लोग आज शासनकर्ता पार्टी को महिला हितैषी समझ रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है। ऐसी पार्टियों की कथनी और करनी में अंतर है। हमें इतिहास को बारीकी से समझना होगा। अगर हम नहीं समझेंगे तो धीरे धीरे हमारा पतन निश्चित है। इसी संबंध में बाबा साहेब कहते हैं, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वह कौम कभी भी अपना इतिहास नहीं बना सकती। They cannot make history who forget history। ऐसे मौके पर किसी गुमनाम शायर की दो लाइनें याद आती हैं। शायद वो सिर्फ आपके लिए ही लिखी गई है या आपको ध्यान में रखकर लिखी गई है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना चाहिए। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना चाहिए। सिर्फ सांस लेना तो जिंदगी नहीं है। आज वर्तमान में हम सबको शैक्षणिक, राजनीतिक और अन्य आरक्षण मिला हुआ है। इसकी शुरुआत लंदन के गोलमेज सम्मेलन से हुई थी। इसकी एक वार्ता बाबा साहेब अम्बेडकर व मदन मोहन मालवीय जी के दृष्टांत मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ। बात 1931 के लंदन के गोलमेज कॉन्फ्रेंस की अल्पसंख्यक समस्या कमेटी की बैठक की है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ब्रेंजे मैकडॉनल्ड्स की अध्यक्षता में बैठक चल रही थी। पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की गई थी। इसका अर्थ था कि मुसलमान, सिख, एंग्लो इंडियन की तरह हम भी हिंदू नहीं है, क्योंकि हमें कभी एक मनुष्य के रूप में भी स्वीकार नहीं किया है। इसीलिए हमें एक अलग निर्वाचन प्रणाली अर्थात सेपरेट इलेक्टेड दिया जाए। मालवीय जी वही दोहराते जा रहे थे जो गांधी जी ने रट लगाई थी कि अछूत हमारा अभिन्न हिस्सा है। इस सम्मेलन में अचानक मदन मोहन मालवीय जी खड़े हुए और कहने लगे कि हमारे धार्मिक मामलों में हम ब्रिटिश हुकूमत या किसी बाहरी लोगों का दखल नहीं चाहते हैं। जहाँ तक बात है डॉक्टर अंबेडकर की मांग का, तो डॉक्टर अंबेडकर मेरे छोटे भाई हैं, बात खत्म। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर तुरंत खड़े हुए और बोले कि मैं बताता हूँ कि मालवीय जी मेरे किस
भाई हैं। तो उन्होंने तुरंत एक गिलास पानी मंगवाया और डोनाल्ड जी की बड़ी सभा में मालवीय जी से पूछते हैं कि क्या आप मेरे हाथ से एक गिलास पानी पीना पसंद करेंगे। लेकिन मालवीय जी जो कि कट्टर हिंदूवादी थे, तो वो एक गिलास पानी पीने की हिम्मत भी नहीं कर सके। तो अंबेडकर जी ने बताया कि महामना मालवीय जी मेरे किस तरह के भाई हैं, आप ये समझ ही सकते हैं। तो उस सभा में अंबेडकर जी ने ये बता दिया कि आज भी हम लोग अछूत हैं और हम लोगों को समानता का अधिकार नहीं है, इसीलिए वे अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहते थे। उनका कहना था कि अब आप समझ सकते हैं कि यह शिक्षा और धर्म की देन है, अन्यथा मदन मोहन मालवीय जैसे धर्म के जातिवान लोग यदि अंबेडकर जी के हाथों का एक घूंट पानी पीने की हिम्मत कर लेते तो आज बात कुछ और होती। शायद उन्होंने समानता का बीज बो देते, आज वो पेड़ लग जाता। अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर वीजा में नो फ्यूल नो वाटर शीर्षक में डॉक्टर अंबेडकर जी ने लिखा है कि जब वे पढ़ते थे स्कूल में उनके लिए मटका छूना मना था। बड़ौदा रियासत में नौकरी करने गए, वहाँ पानी छूना मना था। जब डॉक्टर अंबेडकर प्रोफेसर बनकर पढ़ाने गए तब भी पानी छूना मना था और आज भी मना है। महान आंदोलन से लेकर अब तक कुछ भी नहीं बदला है। यहाँ तक कि मेरे अपने गांव के साथ श्योपुर के प्रत्येक गांव में आज भी 21वीं सदी में यह छुआछूत की परंपरा जो कि क्यों कायम है। फिर भी हमारे लोग अन्य पार्टियों से जुड़े हुए हैं और उनको वोट देते हैं। ये हम सब बहुजन लोगों को समझना होगा। आज हमको अपने आप में बदलाव लाना होगा और बहुजन समाज पार्टी से जुड़कर बीएसपी को सशक्त बनाकर एक शासक पार्टी बनाना होगा। शैक्षणिक पहलू पर बात करूं तो आज वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा पुस्तकों में एनसीईआरटी में इतिहास के नए चैप्टर जोड़कर पुराने चैप्टर हटाए जा रहे हैं और नई साजिश की जा रही है। जो मीडिया भारत की सुर्खियों में बनाया, जो मूलतः मुसलमानों के विरुद्ध दिखा रहे हैं, लेकिन यह ओबीसी और एससी के विरुद्ध है। अब इस संदर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है कि भारत सरकार ने किस तरह का षड्यंत्र रचा है और पूरे हिंदी मीडिया उसे किस रूप में प्रस्तुत कर रहा है। वह लोगों को यह नहीं बता रही है कि भारत सरकार ने 10वीं और 11वीं कक्षा की किताब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 से डेमोक्रेसी और पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट और चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी को हटा दिया है। ये चैप्टर आने वाली पीढ़ी को लोकतंत्र और वास्तविक चुनौतियों के बारे में बताता है। चैप्टरों को हटाने से डॉक्टर अंबेडकर के योगदान के बारे में वंचित कर दिया गया है। उन्हें यह बताया ही नहीं जाता है कि जातिवादी कोई व्यवस्था है, और जब उन्हें यह नहीं बताया जाएगा तो निश्चित तौर पर इससे अनभिज्ञ होंगे कि यह संविधान का निर्माण इस देश को समता मूलक बनाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा किया गया था, कि इसकी उपयोगिता क्या है। बहरहाल यह दौर ही ऐसा है जब इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मूल बात यह है कि इस देश केंद्र में इस देश के बहुजन ही है। हमें इसी रूप में देखे जाना चाहिए, क्योंकि दलित बहुजनों के बच्चे बड़ी संख्या में आगे आ रहे हैं। मौजूदा शासक पार्टी के सामने ये षड्यंत्र है कि हमारे बच्चों को इन वास्तविक ज्ञान से कैसे दूर रखा जाए, और दलित बहुजनों को इसी रूप में लेकर इसका विरोध करना चाहिए। बहुजन शासक के प्रबुद्ध लोगों को इस पर विचार करने की आवश्यकता है और निर्णय लेने की आवश्यकता है। सही मायने में तभी
देश में परिवर्तन करने की मांग को उठा रहे होते हैं। हम सबको पार्टी की तरफ से इस पर विचार करने की जरूरत है। आज मुझे गांधी जी की भी याद आ रही है, इसीलिए मैं आपको बाबा साहेब और गांधी जी का संवाद आपको सुनाना चाहती हूँ। अंबेडकर जी बम्बई में जब 1931 में गांधी जी से मिले तो उन्होंने कहा, गांधी जी हमारा कोई वतन नहीं है। गांधी जी बोले, मैं समझता हूँ कि आप एक सच्चे आदमी हैं। अंबेडकर ने पुनः कहा, मैं इस वतन को अपना वतन कैसे कहूँ, इस धन को अपना धन कैसे कहूँ, जहाँ हम लोगों को कुत्ते और बिल्लियों से अधिक नहीं समझते, हमें स्वच्छ पीने को पानी भी उपलब्ध नहीं होता है। आगे अन्य कथन में बाबा साहेब बहुजन लोगों को संबोधित करते हैं कि तुम्हें उस दैविक अवधारणा को अवश्य नष्ट कर देना चाहिए जिस पर जातिवादी लंबित है। इसका निष्कर्ष यह है कि तुम्हें वेद और शास्त्रों की मान्यता को नष्ट कर देना चाहिए। तुम्हें वही गुरु कदम उठाने चाहिए जो बुद्ध ने उठाए थे। तुम्हारे कदम गुरु नानक के कदम से मिलने चाहिए। तुम्हें शास्त्रों का न केवल त्याग कर देना चाहिए बल्कि उनकी मान्यताओं को भी निभा देना चाहिए। बुद्ध और नानक ने जितने जाति पाति को बुद्ध और नानक ने तुम्हें हिंदू अनुयायियों से साहस पूर्वक कह देना चाहिए कि जो उनका धर्म है जिसमें जाति पाति को अपवित्र संस्था बना दिया है, समता, स्वतंत्रता व समानता को बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर होने की जरूरत है। और अंत में मैं बाबा साहेब का एक कथन आपको याद दिलाती हूँ। इंसान जीता है, पैसे कमाता है, खाना खाता है और अंत में मर जाता है। जीता इसलिए है ताकि कमा सके, कमाता इसलिए है ताकि खा सके और खाता इसलिए है ताकि जिंदा रह सके, लेकिन फिर भी मर जाता है। अगर सिर्फ मरना ही है तो अभी मर जाओ, मेहनत बच जाएगी। मरना तो सबको एक दिन है ही, इसीलिए समाज के लिए जियो, जिंदगी का एक उद्देश्य बनाओ, गुलामी की जंजीर से बिखरे समाज को आजाद कराओ, अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण करो। मेरी नजर में इंसान वही है जो समाज की भी चिंता करे और समाज के लिए जिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।